नमस्कार, आर्या न्यूज देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ अलका सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री इन दिनों खूब सुर्खियां बटोर रहे हैं। कोई उनके समर्थन में आवाज उठा रहा है तो कोई उनके विरोध में उतरकर चुनौती दे रहा है। इसी कड़ी में अब मध्य प्रदेश की कैबिनेट मिनिस्टर उषा ठाकुर ने विवादित बयान दे दिया है। उन्होंने कहा कि जो लोग धीरेन्द्र शास्त्री का विरोध कर रहे हैं वो केवल और केवल देशद्रोही हैं। उषा ठाकुर ने कहा कि जब जब राष्ट्रद्रोहियों को कष्ट होगा कि सनातन दृढ़ता से मजबूती से खड़ा है, तब तक इस प्रकार के षड्यंत्र बरसों से चले आ रहे हैं। ये जो लोग धीरेन्द्र शास्त्री के पीछे पड़े हैं वो कुछ नहीं, देशद्रोही हैं। इसके पहले योग गुरु बाबा रामदेव का धीरेन्द्र शास्त्री को समर्थन करने की बात कही गई है। स्वामी रामदेव ने कहा कि कुछ पाखंडी धीरेन्द्र शास्त्री पर टूट पड़े हैं और पूछ रहे हैं कि बालाजी की कृपा क्या है, हनुमान जी की कृपा क्या है। वहीं रामचरितमानस को लेकर उठे विवाद के बीच पूर्व जेडीयू नेता और राजनीतिक विश्लेषक अजय आलोक ने विपक्षी नेताओं पर निशाना साधा है। अजय आलोक ने कहा कि जब रामचरितमानस पर अमर्यादित टिप्पणी होती है तो इन नेताओं की तरफ से कोई विरोध नहीं होता। इस दौरान उन्होंने पीएम मोदी के बयान का उदाहरण देते हुए कहा कि एक पार्टी के प्रधान ने कहा कि ऐसी बातों पर लगाम लगाया जाए जिससे समाज में वैमनस्य फैल रहा है। पीएम मोदी ने यह बिल्कुल सही कहा, लेकिन ऐसे नेताओं का क्या करेंगे जब रामचरितमानस के ऊपर सवाल उठता है तो इन लोगों के मुंह में दही जम जाती है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी 2023 को केंद्रीय बजट पेश करने वाली हैं। बजट से पहले देश के हर वर्ग को वित्त मंत्री से कई उम्मीदें हैं, क्योंकि मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का ये आखिरी पूर्ण बजट है। साल 2024 का चुनाव नजदीक है, ऐसे में देश के हर वर्ग को लुभाने की कोशिश सरकार पूरी करेगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट 2022-23 में क्या तोहफा दे सकती हैं, इसको लेकर केंद्रीय कर्मचारी लंबे वक्त से सैलरी रिवीजन को लेकर मांग कर रहे हैं और इस मामले में सरकार से उनकी कई बार चर्चा भी हो चुकी है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो केंद्र सरकार केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी रिवीजन अगले वेतन आयोग के फिटमेंट फैक्टर के जरिए कर सकती है। साल 2016 में तत्कालीन वित्त मंत्री अरुण जेटली ने यह कहा था कि सरकार हर साल 10 साल की बजाय हर साल वेतन वृद्धि पर विचार कर रही है। ऐसे में इस नियम के लागू होने से छोटे कर्मचारियों को भी उच्च पद पर बैठे कर्मचारियों के बराबर सैलरी की सुविधा मिलेगी। वहीं आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि नेताजी के अधूरे कार्यों को पूरा करना है। मोहन भागवत सोमवार को नेताजी की जयंती पर कोलकाता के शहीद मीनार में सभा को संबोधित करते हुए ये बातें कही। उन्होंने देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। नेताजी ने कभी अपना स्वार्थ नहीं देखा। वो इतना शिक्षित थे, वो ऐसा ऐश्वर्यपूर्ण जीवन जी सकते थे, लेकिन उन्होंने वनवास को चुना। उन्होंने देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। उन्होंने अपना जीवन देश को समर्पित कर दिया। उन्होंने कहा कि आरएसएस परिवार में प्रवेश करने के लिए हम में से हर किसी ने किसी न किसी का हाथ थाम लिया है। आरएसएस के कार्यक्रम नेताजी सुभाष चंद्र बोस के भतीजे अर्धेंदु बोस भी उपस्थित रहे। उन्होंने कहा कि बंगाल में ये कोई नई बात नहीं है, हर साल हम इस तरह का कार्यक्रम करते हैं। संघ अब एक बड़ा परिवार बन गया है। हम सब जानते हैं जिन्होंने हमारे लिए जीवन का नेतृत्व किया है, हम उन्हें सलाम करते हैं, उन्हें याद करते हैं। वहीं रामचरितमानस पर स्वामी प्रसाद मौर्य की टिप्पणी पर सपा संस्थापक मुलायम सिंह यादव की बड़ी बहू अपर्णा यादव ने हमला किया है। उन्होंने कहा कि मानस पर टिप्पणी कर स्वामी प्रसाद मौर्य ने अपने चरित्र का प्रमाण पत्र दिया है। उन्होंने कहा कि वो कितने गिरे हुए इंसान हैं। अपर्णा ने कहा कि इसमें स्वामी प्रसाद की गलती भी नहीं है। दरअसल घटिया मानसिकता वाले लोगों को मानस समझ में भी तो नहीं आता। उन्होंने कहा कि शबरी के झूठे बेर खाकर श्री राम ने समस्त कास्ट बैरियर को तोड़ने का काम किया है। अपर्णा यादव ने यह बयान बुलंदशहर में दिया है, एक निजी कार्यक्रम में। बुलंदशहर पहुंची अपर्णा ने कहा कि राम भारत का चरित्र है। राम किसी धर्म या मजहब के नहीं बल्कि समस्त भारत के हैं और सनातन के हैं। आज भी भारत में कहा जाता है कि बेटा हो तो राम जैसा हो। उन्होंने कहा कि स्वामी प्रसाद मौर्य की सोच घटिया है। वो ऐसी सोच रखने वाले व्यक्ति को श्री रामचरितमानस का
समझ कहाँ आएगा। उन्होंने कहा कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने श्री रामचरितमानस पर यह बयान अपनी राजनीतिक रोटी गर्म करने के लिए दिया है, लेकिन इस टिप्पणी के जरिए उन्होंने दुनिया को अपना चरित्र भी बताया है। ये उनके चरित्र का दर्पण है, जिसमें पता चला है कि उनका चरित्र कितना निचले स्तर का है। वहीं बिजनौर के थाना सेवहारा क्षेत्र में फैजलपुर निवासी वहसी शराबी छोटे सिंह ने एक 2.5 साल की मासूम बच्ची के साथ दुराचार करने का प्रयास किया। मासूम बच्ची को तलाशते हुए पहुंची मां ने शराबी के चंगुल से बच्ची को बचाया। वहीं घटना की सूचना पर पहुंची स्थानीय पुलिस ने शराबी को गिरफ्तार कर लिया है। अगर आपको चाय पीने के बाद कुल्हड़ खाने की बात कही जाए तो आप अपने आप को असहज महसूस करेंगे, लेकिन मिर्जापुर में पहली बार एक चाय की दुकान खुली है जहां लोग चाय पीने के बाद कुल्हड़ भी खा लेते हैं। शास्त्री पुल के पास अपनी कुल्हड़ चाय के दुकानदार आमिर शेख ने बताया कि लोगों को स्पेशल चाय बिस्किट बनी कुल्हड़ में देते हैं। लोग चाय पीने के बाद बिस्किट की बनी कप को खा जाते हैं। स्पेशल चाय की कीमत मात्र 20 रुपए है, जबकि सामान्य चाय की कीमत 10 रुपए है। आमिर ने बताया कि उनकी दुकान में 20 फ्लेवर की चाय मिलती है। दूर दराज से लोग चाय पीने आते हैं। लोगों को चाय इतनी स्वादिष्ट लगती है कि लगभग 90% ग्राहक दोबारा चाय जरूर पीने आते हैं। ये अपना दुकान है शास्त्री सेतु पक्का पुल पे। हमारे यहाँ 20 फ्लेवर की चाय मिलेंगी आपको। और अपने पास मिर्ज़ापुर में पहली बार ऐसा हुआ है कि मैं जो बाहर से लेके आया सिस्टम, चाय पियो कब खा जाओ। और ये आइडिया मुझे मेरे दोस्त, हम लोग सब बैठ के मुंबई में बैठे थे, तो उसने बोला कि चलो ऐसा कुछ शुरू करा जाए। तो मैं बोला ठीक है भाई, अब तुम मुंबई में शुरू करो, मैं यूपी में अपना जाके करता हूँ मिर्ज़ापुर से। तो कैसे कस्टमर आते हैं, क्या मांग करते हैं? कस्टमर तो अभी ये नया नया लुक देख के तो आए। मेरा नाम शुभांशु त्रिपाठी पड़ेगा, मैं औराई से आया हूँ। ये शास्त्री सेतु पक्का पुल बुक के नाम से बोला जाता है। मैं आता जाता था, अक्सर देखता था कि जो है कि चाय पियो कुल्हड़ भी खा जाओ। नाम बहुत चटपटा लगता था, खाने का तो फिलहाल बहुत मन नहीं करता, लेकिन हमने सोचा कि बात चलते हैं चाय ही पी लेते हैं और कुल्हड़ खाने वाली बात होगी तो फिर देखा जाएगा, खा के देखेंगे कैसा लगता है। आया मैं यहाँ पे, उनसे मैंने चाय का पूछा तो बताया मेरे पास सर बहुत ढेर सारी चाय हैं। तो मैंने इनसे बोला कि ठीक है चाय पिलाइए और वो वाला कुल्हड़ दीजिए जिसको खाने, जिससे आपने नाम लिखा है कि खाने और खाया भी जाता है। तो उन्होंने चाय दिया, चाय बहुत टेस्टी थी। और कुल्हड़ रही बात खाने की, तो बहुत काफ़ी चीज़ सोचने के बाद मैंने सोचा कि खा ही लेते हैं, देखते हैं क्या होता है। उन्होंने बोला कि सर खाइए, आप कोई दिक्कत नहीं। और कुल्हड़ को मैंने खाया, कुल्हड़ काफ़ी टेस्टी था। एज अ टेस्ट जो है कि आप ये कह सकते हैं कि चाय भी पिए कुल्हड़ भी खा गए, पैसा वसूल हो गया। मेरा नाम शुभांशु त्रिपाठी पड़ेगा, मैं औराई से आया हूँ। वहीं बुलंदशहर में मामूली विवाद में दो पक्षों के बीच जमकर लाठी डंडे चले। ये वारदात औरंगाबाद थाना क्षेत्र के शहीद गढ़ी का है, जहां दबंगों ने गर्भवती महिला को बुरी तरीके से पीटा। दबंगों को पीड़िता के छोटी बच्ची के रोने पर भी दया नहीं आई, जो अपनी मां को बचाने की कोशिश कर रही थी। प्रतापगढ़ में प्रेम प्रसंग की वजह से एक युवक ने मौत को गले लगा लिया। कंधई थाना क्षेत्र के मकरा बाजार में युवक ने पहले वीडियो बनाकर अपनी प्रेम कहानी बताई और फिर फांसी के फंदे पर झूल गया। वहीं घटना की सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मामले की जांच फिलहाल पुलिस कर रही है। आवारा सांड ने खेत गए मासूम बच्चे पर हमला कर दिया। सांड के हमले से बच्चा गंभीर रूप से घायल हो गया। ये पूरा मामला शिवगढ़ थाना क्षेत्र के बैती गांव का है, जहां खेत गए एक बच्चे पर आवारा सांड ने हमला कर दिया, जिसकी वजह से बच्चे का पेट फट गया। आनन-फानन में स्थानीय लोगों ने उसे एम्बुलेंस की मदद से CHC में भर्ती कराया, जहां बच्चे की हालत गंभीर देखते हुए उसे जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया, लेकिन यहां पर भी डॉक्टरों ने हाथ खड़े कर दिए और उसे लखनऊ ट्रॉमा सेंटर रेफर कर दिया। डॉक्टर अनुराग शुक्ला, EMO डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल रायबरेली। डॉक्टर साहब, एक मासूम बच्चा है जिसको एक सांड ने मारा, क्या है? ये हिमांशु नाम का वह लड़का है जिसकी उम्र तकरीबन 8 वर्ष है। परिजनों द्वारा लाया गया, शिवगढ़ से रिफर होकर हमारे यहाँ लाया गया, जिसके पेट में गंभीर चोट आई हुई है। परिजनों द्वारा बताया जा रहा है कि इसको क्या नाम है आपका? रमेश कुमार। कहाँ रहते हो, क्या हुआ है? बायती में रहते हैं साहब, लड़का के हमें सांड मार दिया।
क्या नाम है बच्चे को, क्या उम्र है? हिमांशु नाम है, 8 साल के हैं। ये कहाँ था बच्चा? ये खेत में खेते घर रहा। तो वहीं भारत जोड़ो यात्रा के खत्म होने के बाद हरियाणा में कांग्रेस का हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा अभियान शुरू हो जाएगा। कांग्रेस कार्यकर्ता हर विधानसभा क्षेत्र में जाएंगे और लोगों के साथ जनसंपर्क बढ़ाएंगे। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा का कहना है कि 30 जनवरी के बाद हरियाणा में हाथ से हाथ जोड़ो अभियान शुरू होगा। इसकी तैयारी को लेकर 25 जनवरी को कांग्रेस की बैठक भी बुलाई गई है। उन्होंने कहा कि जनसंपर्क के जरिए हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा के जरिए लोगों के साथ संपर्क बनाना है। जनता के सामने बीजेपी और जेजेपी सरकार की पोल खोलनी है। कन्नौज में समाजवादी नेता स्वर्गीय जनेश्वर मिश्रा की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। तिरवा रोड स्थित समाजवादी पार्टी कार्यालय पर रविवार दोपहर सपा नेता जनेश्वर मिश्र के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें उनके सिद्धांतों पर चलने का संकल्प लिया गया। समाजवादी पार्टी कार्यालय पर एकजुट हुए सभी कार्यकर्ता। समाजवादी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता एकजुट हुए और हम सबके नेता रहे समाजवाद के पुरोधा स्वर्गीय जनेश्वर मिश्र जी की पुण्यतिथि पर उनका समाजवाद को आगे बढ़ाने के लिए, जनेश्वर मिश्रा जी के सिद्धांतों को आगे बढ़ाने के लिए हम समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने शपथ ली है। और जिस तरह से आज पूरे प्रदेश और देश का माहौल चल रहा है, आवश्यकता है समाजवाद के माध्यम से ही समाज में एकता, एकजुटता, भाईचारा लाया जा सकता है। आज तमाम ऐसी ताकतों ने समाज को बांटने का जो काम किया है, निश्चित तौर पर लोहिया जी ने जिस तरह से समाजवाद को आगे बढ़ाने का काम किया था, उसको भी स्वर्गीय जनेश्वर मिश्र जी ने आगे बढ़ाया। आज हम सब समाजवादियों की जिम्मेदारी है कि जनेश्वर मिश्रा जी के सिद्धांतों पर चलकर उनको सच्ची श्रद्धांजलि तभी होगी जब हम समाजवाद को आगे बढ़ाएंगे, देश में, प्रदेश में एकता और भाईचारा लाने का काम करेंगे। और ऐसी ताकतों वह उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने रविवार को भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी जिस तरीके से दिन गिनने लगी है, उसे देखकर ये कहना चाहूंगा कि उसके पास अब केवल 398 दिन बचे हैं। अखिलेश ने लखनऊ में जनेश्वर मिश्र पार्क में समाजवादी पार्टी के नेता जनेश्वर मिश्र की पुण्यतिथि पर उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण करने के बाद पत्रकारों से बातचीत की। लखनऊ में आयोजित बीजेपी के प्रदेश कार्यकारिणी बैठक के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान की तरफ इशारा करते हुए कहा कि बीजेपी इस बार हो सकता है कि यूपी के सभी 80 लोकसभा सीटों पर हार जाए। जो पार्टी ये कहती है कि हम बरसों सत्ता में रहेंगे, वो अब 400 दिन की बात कर रही है और अब तो 2 दिन और बीत गए हैं, यानी सिर्फ 398 दिन बचे हुए हैं। वहीं रायबरेली के भदोखर थाना परिसर में सेना के जवान की पिटाई के मामले में भले ही रायबरेली के पुलिस अधीक्षक आलोक प्रियदर्शी ने थाना प्रभारी सहित एक निरीक्षक को निलंबित कर दिया हो, लेकिन सेना के जवान की पत्नी पूरे मामले में कड़ी कार्रवाई की मांग कर रही हैं। सेना के जवान हरिशंकर की पत्नी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संबोधित करते हुए एक वीडियो वायरल किया है, जिसमें प्रधानमंत्री से आरोपियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मचा हुआ है। मंत्री जी, आपसे हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है कि हमारे पति भारतीय थल सेना में सेवारत हैं, जिनको रायबरेली के भदोखर थाना पुलिस द्वारा लाठी डंडा और बेल्टों से मारा पीटा गया है, जिसकी वजह से उनको गंभीर चोटें आई हैं और हमें भी गाली गलौज और धक्का मुक्का करके भगा दिया गया है, जिसकी वजह से हम मानसिक रूप से बहुत परेशान हैं। आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि हमें उचित न्याय दिलाया जाए और दोषियों को। वहीं केंद्र सरकार की तरफ से चलाई जा रही महत्वाकांक्षी योजना महात्मा गांधी ग्रामीण राष्ट्रीय योजना के तहत काम करने वाले रोजगार सेवक 18 सालों से लगातार संविदा पर मात्र 7500 का वेतन पाकर काम कर रहे हैं, जबकि उनके वेतन में 10,000 की मुहर
लगाई जाती है। 2500 का बंदर बाट भी कर लिया जाता है और उन्हें प्राइवेट कर्मचारी घोषित किया जा रहा है, जिसके चलते मैनपुरी के रोजगार संघ जिला अध्यक्ष परशुराम शर्मा 9 जनवरी से देश के प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र वाराणसी से पैदल चलकर मैनपुरी पहुंचे, जहां जिले के अन्य लोग और दूसरे जिलों से आए लोगों ने रोजगार सेवकों और उनके साथ जिले के तकनीकी सहायक कर्मचारियों ने भव्य स्वागत किया। हम मनरेगा कर्मचारियों ने अपनी जान की बाजी लगाते हुए जो विश्व में महामारी का संकट चल रहा था, भारत का पूरा सम्मान बचाया, भारत की अर्थव्यवस्था को सुचारू रखा, ये हम मनरेगा कर्मचारियों की देन है। लेकिन सरकारों द्वारा हम मनरेगा कर्मचारियों के हित में कोई अगर नियमितीकरण की अगर जो आपकी मांग पूरी नहीं हुई तो कहां तक जाएंगे, किस हद तक जाएंगे आप? पहले तो माननीय प्रधानमंत्री जी को 1 फरवरी को ज्ञापन देंगे जाकर के, उनसे मुलाकात के लिए अपील की है। मुलाकात का समय मिल जाता है तो हम अपील करेंगे। और अगर अधिकारियों द्वारा लापरवाही की गई और माननीय प्रधानमंत्री जी से मुलाकात नहीं की गई, कराई गई और हम लोगों की बात को नहीं सुना गया और तत्काल आदेश लागू नहीं किया गया, तो हमारे 4.5 लाख मनरेगा कर्मचारी 1 फरवरी को दिल्ली में प्रवेश करेंगे और 2 फरवरी को जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन करेंगे, चाहे वो धरना। अगली खबर यूपी के शाहजहांपुर से है, जहां पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष ने साइबर सेल के इंस्पेक्टर पर पिस्टल तानने के आरोप लगाए हैं और अपनी जान को खतरा बताया है। आरोप है कि पैसे की लेन देन को लेकर साइबर सेल के इंस्पेक्टर ने पूर्व जिला अध्यक्ष के घर जाकर उनके निजी सचिव से बहस की थी। इस मामले में इंस्पेक्टर के साथ हाथापाई और उसके बंधक बनाने का वीडियो भी वायरल हो रहा है। फिलहाल पुलिस ने आरोपी इंस्पेक्टर को सस्पेंड करके मामले की जांच शुरू कर दी है। एक प्रकरण हुआ है जिसमें पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष ने मदद के तौर पे कुछ पैसे दिए थे यहाँ साइबर क्राइम इंचार्ज इंस्पेक्टर नीरज को, और ये काफ़ी पहले दिए थे। वो अपना पैसा कुछ वापस आ गए थे, कुछ पैसा बाकी था। नीरज यहाँ से स्थानांतरित हो गया अन्य जनपद के लिए, तो वो अपने पैसे मांग रहे होंगे। इसी बात को लेके कुछ वाद विवाद हुई, बात बढ़ गई। नीरज उनके आवास पे गए और उनसे साथ अभद्रता की। इस मामले में पुलिस वहाँ पर पुलिस के अधिकारी पहुँचे, उन्होंने मामले को शांत कराया। इसमें साहब को हमने स्थिति अवगत करा दिया था कि वो पिस्टल लेकर के मेरे घर पे चढ़ आया है और सीओ सिटी को बता दिया। इसी बीच में इंस्पेक्टर सदर बाजार में फोर्स के आ गए, सीओ सिटी साहब आ गए, उनको यहाँ से थाने ले गए। अब किस प्रकार की दहशत है परिवार में, क्योंकि उसने आके धमकी दी और निलंबित हो गया? नहीं, जिस तरीके से उन्होंने धमकी दी है उससे जान का खतरा है। पुलिस ने क्या कार्रवाई की? पुलिस ने मुझे बताया गया अखबार के माध्यम से भी, वैसे भी अधिकारी के माध्यम से, कि उनको निलंबित कर दिया गया। एसपी सिटी उसकी जांच कर रहे हैं, हमारे बयान दर्ज कर लिए गए हैं। आगे की कार्रवाई। वहीं रायबरेली में इलाज कराकर लौट रही महिला की ट्रैक्टर ट्रॉली की चपेट में आने से मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। बता दें, पूरा मामला सलोन कोतवाली क्षेत्र के बगहा का है, जहां जगतपुर संपर्क मार्ग पर एक मिट्टी से भरे ट्रैक्टर ट्रॉली ने एक महिला को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे महिला की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। वहीं बुलंदशहर में दौड़ते करंट के दरमियान हाई वोल्टेज लाइन को चोरी करने वाले गिरोह के 15 सदस्यों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। ये चोर एनसीआर के तमाम जिलों में एसटी लाइन के तार की चोरी की वारदात को अंजाम देते थे। गिरफ्तार किए गए आरोपियों के कब्जे से पुलिस ने एक कार, 2 बाइक, एक पिकअप और कैंटर समेत लाइन काटने के उपकरण भी बरामद किए हैं। ये कुछ दिनों पूर्व जनपद बुलंदशहर में तार काटने की घटना हुई थी, जिसमें कि जो नई लाइंस बिछ रही थी उनको टारगेट किया जा रहा था और सुनसान एरिया जो ऐसे गांव के बीच से ये टावर बिछ रहे थे उन सबको टारगेट किया जा रहा था। इस घटना के अनावरण के लिए थाना सिकंदराबाद और एसओजी की टीम को लगाया गया था, जिसके क्रम में आज कुल 15 लोगों के एक गिरोह को पकड़ा गया है और इनके पास से चोरी किया गया माल और चोरी करने के उपकरण इत्यादि बरामद हुए हैं। ये एक बहुत ही स्पेशलाइज्ड गैंग है जिसके सभी सदस्य
रायबरेली वासियों जागते रहिए क्योंकि पुलिस सो रही है। ऐसा इसलिए क्योंकि एक बार फिर से बेखौफ चोरों ने एक घर का ताला तोड़कर लाखों के जेवरात और नकदी पर हाथ साफ कर दिया है। ये पूरा मामला मिल एरिया थाना क्षेत्र के जवाहर विहार कॉलोनी के पीएससी लखनऊ में तैनात सिपाही विवेक सिंह के घर का है। मम्मी पापा लोग सब शादी में गए हुए हैं। यहाँ कल रात में मतलब आज की रात सुबह यहाँ पे चोरों ने यहाँ ताला लगा हुआ था, ताला तोड़ के अंदर सामान वामान अपना जेवर रखे हुए थे, कुछ कैश था और बाकी सब जो था उसको तोड़ फोड़ दिए हैं और ज्वेलरी लेके गए हैं, कैश भी था वो भी। कितने का नुकसान हुआ है? लगभग 2.5-3 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। इसकी शिकायत किसी से की आपने? हाँ, पुलिस आई थी यहाँ पे बुलाने पे, तो उन्होंने देखा, यहाँ पे आए ना, देखा, उसके बाद चले गए वो लोग। तहरीर दे दिया है? हाँ, तहरीर दे दिया। मेरे साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए आर्या न्यूज़।